हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने कंजर्वेशन ऑफ इम्पल्स और उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रिक्शन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन वो फोर्स है जो एक्ट होता है उस टाइम पे जब कोई ऑब्जेक्ट, जो दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में है, जब वो मूव करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तब फ्रिक्शन क्या होता है? इंट्रोड्यूस होता है। फ्रिक्शन इज ए opposing force opposing force which which comes in role which comes in role when two objects two objects in contact move or tends to move। मतलब कि जब दो ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर ये एक सरफेस है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर इस ये किधर मूव करने की कोशिश नहीं कर रहा है, इस पे अगर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे इस ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होगा? तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर इस पे हम फोर्स लगाएंगे, जैसे ही इधर हम इस पे फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या करेगा? इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। उस टाइम पे क्या होगा? फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होगा। और फ्रिक्शन हमेशा जिधर ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब कि फ्रिक्शन इधर होगा। ओके। तो फ्रि- जब हम फोर्स नहीं लगा रहे तब कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होगा जब ये ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश करेगा या फिर ये मूव कर रहा होगा, उस टाइम पे ही केवल फ्रिक्शन हमें देखने को मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा। ओके। फिर देख लेते हैं कि फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होने के पीछे रीजन क्या हो सकता है। रीजन बिहाइंड फ्रिक्शन। रीजन बिहाइंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आने के पीछे रीजन क्या है? फ्रिक्शन वहां पे क्यों आया? तो इसका रीजन है ड्यू टू इंटरलॉकिंग। ड्यू टू इंटरलॉकिंग बिटवीन irregular surfaces। जैसे ही हमने ये देखा कि ये सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे इस ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के कांटेक्ट को, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस भी रेगुलर नहीं है, उसकी सरफेस भी क्या है? इरेगुलर है। और जो सरफेस है उसकी भी, जो सरफेस है वो इरेगुलर है। तो ये क्या करती हैं? ये एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं। ये एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं। इसकी वजह से जब हम इसको फोर्स लगाएंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या करेगा? ये इंटरलॉकिंग एक दूसरे को हेल्प करेंगी इसको, ऑब्जेक्ट को रोके रखने में। तो उस टाइम पे क्या होगा? जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो इंटरलॉकिंग इसको मूव नहीं करने देंगी, तो उसकी वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन आता है। ओके। दूसरा रीजन हम बोल सकते हैं, वो तो ओल्ड रीजन था। अब हम न्यू रीजन के पीछे देखते हैं। ये केस फेल हो जाता है जब हम, फॉर एग्जांपल हम ग्लासेस लें, दो स्मूथ ग्लास लें, दो स्मूथ ग्लास प्लेट्स हैं। तो स्मूथ ग्लास प्लेट्स के बीच में क्या होता है कि इरेगुलेटरीज कम हो जाएंगी, तो फ्रिक्शन भी कम हो जाना चाहिए। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि जो स्मूथ ग्लास प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर और ज्यादा अच्छे से चिपक जाती हैं। जब हम एक दूसरे उनको मूव कराने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से मूव नहीं करती। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? आसानी से मूव करनी चाहिए अगर इंटरलॉकिंग कम हो गई तो, लेकिन वो आसानी से मूव नहीं करती। उनके पीछे का रीजन क्या है? उनके पीछे का रीजन ये है कि जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं, तो वहां पे क्या होता है?
वीक वैंडरवाल फोर्सेस जो होती हैं, वीक वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स of bodies in contact तो वहां पे क्या होता है कि वीक जो वेंडरवाल फोर्सेस होती हैं, जो सबसे वीक फोर्सेस मानी जाती हैं, वो उस टाइम पे क्या होती हैं, जब दो फोर्सेस आपस में, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में होते हैं, तो इन दोनों सरफेसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में वेंडरवाल फोर्सेस से अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ। ओके, जब ये स्मूथ सरफेस होगी तो क्या होगा, ज्यादा पार्टिकल्स आपस में कांटेक्ट में आ पाएंगे एक दूसरे के, तो ज्यादा वैंडरवाल फोर्सेस क्या होगी, जनरेट होगी, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट को मूव करना उतना ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए हम देखते हैं कि जब ग्लासेस दो, हम स्मूथ ग्लासेस को एक दूसरे के ऊपर मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करती है, ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होती है वहां पे, तो इसलिए यहाँ पे ये मूव नहीं कर पाता। ओके, लेकिन जैसे ही कोई दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बीच में हम देखें, अगर ये रफ सरफेसेस है तो यहाँ पे वैंडरवाल फोर्सेस कम होंगी, तो इसकी वजह से, अगर वैंडरवाल फोर्सेस कम होंगी तो उसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जनरली दोनों चीजें काम करती है, वैंडरवाल फोर्सेस भी और इंटरलॉकिंग भी। तो मेनली हम जो पढ़ने वाले हैं वो इंटरलॉकिंग वाला पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो फर्स्ट तो होता है इंटरनल फ्रिक्शन और दूसरा होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन जनरली फ्लूइड्स में होता है, ये फ्लूइड्स के केस में देखने को मिलता है, और जो हम पढ़ेंगे वो होगा एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शंस के तीन पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्शन के तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड फिर आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन उस टाइम पे आता है जब क्या करता है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता, बस वो मूव करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा। तो उस टाइम पे जो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, उस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ओके, जब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता है ना सर, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तब तक ये मूव ही नहीं कर रहा, 15 न्यूटन लगाए फिर भी मूव नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे काम कर रहा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इस फोर्स को क्या कर रहा होता है, ओपोज कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम एक लिमिट पे पहुंच जाए, फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन पे पहुंच गए हम, 50 न्यूटन पे जाके ये क्या किया, मूव किया। फर्स्ट टाइम ये कब मूव किया, जब हमने 50 न्यूटन फोर्स लगाया, तो वो हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इसके लिए कितना हो गया, 50 न्यूटन। अगर ये 60 न्यूटन पे जाके मूव करता तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाता, 60 न्यूटन हो जाता। ओके, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जिस पे ऑब्जेक्ट क्या करता है, जिस फोर्स पे ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, तो वो हो जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश करता है लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहा होता। इसको हम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग
फ्रिक्शन, क्योंकि जब हम इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो इसका फ्रिक्शनल इस जो फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा हमें वो भी 10 न्यूटन मिलेगा। जैसे ही हम 20 न्यूटन लगाएंगे तो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स भी 20 न्यूटन मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। जैसे ही 30 न्यूटन लगाएंगे तो यहाँ से भी 30 न्यूटन में मिलेगा। ओके, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर रहा है जब तक ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की पे नहीं पहुंच रहा। लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंचने के बाद क्या करेगा, जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंचेगा ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। ओके, तो वो मैक्सिमम फोर्स कितना लगाना पड़े हमें ताकि ये ऑब्जेक्ट मूव करे, तो उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ओके, फिर आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। जब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब यहाँ तक तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था जस्ट, और यहाँ पे आके जस्ट मूव करने की कंडीशन में आया है। ओके, 50 न्यूटन पे आके जस्ट मूव करने की कंडीशन में आया है। जैसे ही हम इसके ऊपर 50 न्यूटन से अबव फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये मूव कर जाएगा। ओके, जैसे ही हम इसके ऊपर 50 न्यूटन से ऊपर का फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करने लग जाएगा, और मूव करते टाइम जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। ओके, काइनेटिक का मतलब ही है मूविंग। ओके, तो जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इसके मूव करने की कंडीशन पे लगेगा उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ओके, 50 इसको बोलते हैं 60 न्यूटन जब हम लगाएंगे तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। उस टाइम पे जो फोर्स लगेगा उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ओके, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन के फिर से 2 टाइप्स होते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन के पहला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो होता है, स्लाइडिंग का मतलब ही है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा हो, स्लाइड कर रहा हो। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा, ये इसके ऊपर इधर जाएगा तो ये स्लाइड करेगा, तो इसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल एक सिलेंडर है, ये उस पर क्या करेगा, ये उस पर रोल करेगा। उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। ओके, फिर हम देखते हैं इसका ग्राफ। फॉर जैसे कि ये हमारा हो गया फ्रिक्शन फोर्स और ये हो गया अप्लाइड फोर्स। तो हमने देखा कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या नहीं करता, स्टार्टिंग में मूव नहीं करता। आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंट करके भी, अगर आप सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रख के अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे, फॉर एग्जांपल ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे तो इनिशियली क्या नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो जितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उतना ही क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही क्या करेगा, फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो जितना हमने फोर्स लगाया उतना ही क्या हो गया, स्टार्टिंग में हमने 0 फोर्स लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे ही हमने कुछ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहाँ से हमें फ्रिक्शन भी कितना मिलेगा, 5 न्यूटन मिलेगा। फिर हमने फोर्स को और बढ़ाया तो क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। ओके, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जाके हम फोर्स उससे ज्यादा लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करने लग जाएगा। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे
वो हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन। ओके, हो जाएगी हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन। जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे ही इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन और ये था स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तब तक होगा उसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही वो मूव करने की कंडीशन में आया वो हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जैसे ही वो मूव करने लगेगा तो वो हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये ग्राफ बनता है इसका, जैसे अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स का। तो यहाँ पे ये अचानक से ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कम क्यों हो गया, क्योंकि जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग में जब हमने इसको मूव करने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ता है, जैसे ही ये एक बार मूव करने लग गया तो हमें उतने फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसा हमें महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है कि वाई लिमिटिंग फ्रिक्शन is slightly greater than kinetic friction, या फिर बोले तो वाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो एक ही बात है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा क्यों होती है, ये हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कई बार। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा when objects are in relative motion, then there will be less interaction, less interlocking between the surfaces, and hence friction will slightly decrease। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो मूव करने लग जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, इंटरलॉकिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि वेंडरवाल फोर्सेस जो होंगे सरफेसेस के बीच में वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इंटरलॉकिंग कम होने की वजह से क्या होता है, स्लाइटली क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो जाती है। ओके, फिर आगे जाते हैं हम लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन देखते हैं। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, opposite to the direction of motion। मोशन की जो डायरेक्शन होती है, लिमिटिंग जो फ्रिक्शन एक्ट होता है वो क्या होता है, उस मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल ये सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है,
इस पे अगर हम इधर फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, ये इधर मूव करने की कोशिश करेगा या फिर इधर मूव करेगा, ये बोल सकते हैं। तो जैसे ही हमने इधर फोर्स लगाया तो ये इधर मूव करने की कोशिश करेगा या करेगा, तो इस पे फोर्स किधर एक्ट होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इस पे इधर एक्ट होगा। ओके, स्टैटिक बोल सकते हैं या फिर मूव कर रहा है वो तो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो एरिया पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्चुअल एरिया ऑफ contact but not the area of surface in contact। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डिपेंड करता है जो एक्चुअल एरिया जो कांटेक्ट में है एक दूसरे के सरफेस के साथ, ना कि टोटल एरिया, टोटल सरफेस के एरिया। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट था तो इसका जो सरफेस एरिया होगा उस पर डिपेंड नहीं करता, जो एक्चुअल एरिया माइक्रोस्कोपिक से हम देखेंगे तो ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ एरिया ही क्या होगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा। फॉर एग्जांपल ये माइक्रोस्कोपी कुछ ऐसे टच होगा एक दूसरे के साथ। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल एरिया है वो कांटेक्ट में नहीं है, ओनली उस एरिया का कुछ कुछ पार्टिकल्स ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बना रहे हैं। तो उन पार्टिकल्स का एरिया रहता है, उसी पे डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स, ना कि टोटल एरिया पे। ओके, फिर हम देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के, नॉर्मल रिएक्शन के। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के। फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, अब इसकी वजह से इसका कुछ वेट है तो इसकी वजह से नीचे कितना लगेगा, नीचे फोर्स लगेगा mg। तो सरफेस भी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन, ये जो नॉर्मल रिएक्शन मिली है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। अगर ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी हमें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक कप लेते हैं, हम एक कप लेते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे जब ये कप अगर ये खाली कप है, अगर ये खाली कप है, अगर ये कप क्या है, खाली है, तो अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, ये आसानी से मूव कर जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 10 न्यूटन लगाने पे ही क्या कर गया, मूव कर गया। लेकिन जैसे ही मैं इस कप में पानी डाल दूं तो अब ये क्या कर रहा है, अब ये 30 न्यूटन लगाने पे मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में 10 न्यूटन लगाने पे मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि इनिशियली इस कप का जो मास था वो क्या था, कम था। मास कम होने की वजह से क्या होगा, नीचे mg भी क्या होगा, इसका जो mg होगा वो भी क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से नॉर्मल भी हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ओके, लेकिन जब इसमें हमने पानी डाल दिया तो इसका क्या हो गया, mg बढ़ गया, इसका क्या हो गया, mg इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो गया, इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट हुई इसको मूव करने के लिए। ओके, तो
इसका रीजन क्या हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का? क्योंकि जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होगी तो हमें एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होने से फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब हमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इसको मूव कराने के लिए। तो हमने बोल दिया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। तो फ्रिक्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसको हमने बोल दिया म्यू एन। ओके, तो ये बन गया हमारा एक मैथमेटिकल इक्वेशन, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। और ये क्या हो गया यहाँ पे, म्यू, म्यू को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, अब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे करता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। वो मटेरियल कौन सा है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्लास होता, ग्लास है, तो इसका क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा उस टाइम पे कम हो जाएगा। लेकिन ये कुछ और हो, रबर हो, अगर ये रबर हो तो रबर का क्या होता है, रबर की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो जाता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। म्यू की वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करता है, डिफरेंट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ओके, और म्यू की अगर यूनिट निकालने की कोशिश करें हम यहाँ आपसे, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, न्यूटन में होगा। और म्यू की अगर यूनिट निकालें और नॉर्मल रिएक्शन, ये भी नॉर्मल फोर्स है तो ये भी न्यूटन में होगा। तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि फ्रिक्शन म्यू की कोई यूनिट नहीं आएगी। म्यू क्या होगा, यूनिटलेस कांस्टेंट है, एक यूनिटलेस कांस्टेंट है। और ये डिपेंड करेगा डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा। ओके, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।